था उन्होंने? पीड़ितों का पंछीड़ा किसने लिखा? बाकी सारे गीत किसने गाए? प्रेमचंद जी का उपन्यास कौन सा है? यह आंदोलन कितने सालों तक चला था? यह राजस्थान का पहला संगठित, यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बाहर से किसी प्रकार का धन ग्रहण नहीं किया था। यह आंदोलन रूस की कौन सी क्रांति से प्रभावित था? इस क्रांति ने राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी, जैसे महिलाओं के नाम बताओ? अंजना देवी और रमा देवी। कुछ राजनीतिक संगठनों ने भाग लिया था, जैसे राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत। इस आंदोलन ने राजस्थान को किससे जोड़ दिया था? राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया था। अच्छा, कौन से अखबार में रेगुलर खबरें छपती थी? प्रताप कहां से छपता था? कितने दिनों में आता था? कौन छापते थे इसको? कौन छापते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी इसको छापा करते थे। और उसके बाद में एक अखबार था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने लेख लिखा था। और किस किसने इनको, फतेह सिंह जी को लेटर लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने किसको लेटर लिखे थे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लेटर लिखे। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला आंदोलन लिखो भाई, बूंदी किसान आंदोलन या इसी का नाम है बरड़ किसान आंदोलन? क्या नाम आंदोलन का बताओ? देखिए, बूंदी किसान आंदोलन या बरड़। अच्छा बताओ, बिजोलिया और बेगू दोनों कौन से किसानों द्वारा किए गए थे? धाकड़ किसानों द्वारा। यह जो आंदोलन था गुर्जर किसानों द्वारा किया। किसके द्वारा? लिखो, गुर्जर किसानों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। तुम्हें 2 घंटे बाद तुम्हें ऐसे लगता है कि थक गए भयंकर? है? वो भी रीजनिंग की क्लास में भी थक जाते हो तुम? बस में ऋषि सरित यूं मजाके वजाके और करते हैं। और आज तो पहला दिन था आपके, तो आज तो पढ़ाया भी नहीं होगा ज्यादा है? पढ़ाया था तो भी थक गए, तभी तो 2 घंटे में उठ उठ के बाहर जाते हो। जब यहां 2 घंटे में तुम्हें बाहर जाना पड़ता है तो घर पे आधे घंटे लगातार पढ़ लेते हो। है? ये 30 मिनट के बाद तुम्हें लगता है कि थक गया यार, अब एक बार चाय पी के आता हूं। है? आधे घंटे पढ़ते ही नहीं हो। अल्लाह रहम करे तुम पे। सही है। क्या लिखा? बैठो भाई, फटाफट बैठो। है? तो वही नहीं बता देंगे, सब आ जाएगा। लिख तो लिख लिया? लिखो, गुर्जर किसानों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट। गुर्जर किसानों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट। लिखो, आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। बिजोलिया में कितने प्रकार के कर थे? 84। बेगू में कितने प्रकार के? यहां पर थे भाई 25 प्रकार के कर। लिखो, टैक्सेस ऑफ 25 टाइप्स। 25 प्रकार के कर। 25 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 25 टाइप्स। ये बैठ जा आज, क्या करेगा पीछे जाके? जाएगा? इधर से किधर से जाएगा? कहां जाना तेरे को? रास्ता भूल गया तो? 25 प्रकार के कर। वो लिखो, अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू।
लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम। तीन दिन से मैं लाटाकुंता लिखवा रहा हूं, तेरे से लाटाकुंता नहीं लिखा जा रहा। देख इधर देख ताकि याद रहे। मैंने बोला ये, तूने लिखा ये, इन दोनों में फर्क है। इसका देख इधर देख मेरी तरफ, आगे याद रहे। इसका मतलब है अनुमान लगाना। क्या मतलब है? इसका मतलब है ताड़ा। लोक कुंटो लगा दियो, कुंटो कहते हैं। तो यार अर्थ का अनर्थ हो जाएगा पूरा कि लाटे की कुंटा लगा दिया, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर आए फिर तो चल जाए। लिखो बेगार, बेगार। अच्छा एक और सुनो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918। कब के बीच में हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर हुआ तो राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की। राजाओं ने किसकी सहायता की? और राजा क्यों, पूरा भारत अंग्रेजों की सहायता कर रहा था। पूरे भारत ने किसकी सहायता की थी? और करनी चाहिए थी, कोई गलती नहीं। हमने जो किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो सही किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोनों में पूरे भारत ने अंग्रेजों का बड़े खुले मन से सहयोग किया था और दोनों जगह हम सही थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो अपने दो नेता गांव गांव घूमे थे और अपने दो नेताओं ने गांव गांव घूम के कहा था कि अंग्रेजों की सहायता करनी है। एक एक आदमी, एक नेता ने तो इतना तक कहा था कि हर घर का एक बंदा अंग्रेजों की फौज में जाओ और अंग्रेजों का सहयोग करो। वो जो दो नेता जो घूम रहे थे, वो दो नेता थे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा था हमें किसका सहयोग करना चाहिए। और वो नेता जो कह रहे थे कि हर आदमी को फौज में जाना ही चाहिए, वो महात्मा गांधी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? इसलिए महात्मा गांधी को बाकायदा अंग्रेजों ने मेडल दिया था, केसरे हिंद मेडल दे गए थे गांधी की, शाबाश यार हमारी सहायता की। और कोई गलती नहीं, जर्मनी बुरा देश था, इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था और हम किसका साथ दे रहे थे? इंग्लैंड। कई बार सवाल ये नहीं होता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कई बार सवाल ये होता है कि कम बुरा कौन है और अधिक बुरा कौन। निसंदेह इस मामले में अंग्रेज कम बुरे थे, जर्मनी ज्यादा बुरा था। हम ज्यादा बुरी के खिलाफ किसका सहयोग कर रहे थे? कम बुरे का सहयोग कर रहे थे, कोई बात नहीं थी। पर राजाओं ने जब अपनी सेनाएं अंग्रेजों के साथ भेजी, राजाओं ने अंग्रेजों का जब सहयोग किया तो खर्चा तो लगेगा। जब युद्ध लड़ने जाओगे तो राजाओं ने एक टैक्स लगा दिया, युद्ध कर। कौन सा लगा दिया? देख लो, एक नया टैक्स आ गया, युद्ध कर, वॉर टैक्स। वॉर के टाइम में टैक्स लगा, इसलिए वॉर टैक्स, युद्ध कर। अच्छा, राजाओं ने एक कर और लगाना शुरू किया। पहले क्या अपने गांव के अंदर जमीनें हुआ करती, आज दिन तक भी गांव में जमीन होती है, पशुओं के चरने के लिए जमीन होती है। गांव में नॉर्मल बोलते हैं गोचर, जहां गऊ चरे जाके वो क्या हो जाए? गोचर। छोड़ के रखते हैं, अभी छोड़ के रखते हैं। राजा ने एक टैक्स लगाया कि नहीं भाई, आज के बाद पशु चरने के लिए आएंगे तो टैक्स लगेगा, जिसके जितने पशु उस पर उतना ज्यादा कर, चराई कर। कौन सा लगा दिया? लिख लो, चराई कर, चराई टैक्स, चराई कर। चराई टैक्स या चराई कर। एक नया और, बूंदी में एक भयंकर समस्या थी, अधिकारी जो थे वो भ्रष्ट थे। वो हर काम बिना रिश्वत लिए करते नहीं, कि किसी को टैक्स जमा करवाना तो वो कहते ले तू इतने रुपए हमें दे दे, हम तेरा टैक्स थोड़ा कम कर देंगे। ये भी जनता पे बोझ ही पड़ता है इस चीज का भी, तो लिख लो, भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार, करप्शन, स्टार लगा लो इसके। ये एक अलग सी बात है ना, बाकी जगह ये चीज नहीं थी, बूंदी में ये चीज देखने को मिलती है। तो चार चीजें तो सेम हो गई अपने, कौन कौन सी? अधिक 25 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता, बेगार। तीन नई चीजें। युद्ध के टाइम कर लगाया तो युद्ध कर, पशुओं के चरने पे लगाया तो चराई कर, और सरकारी अधिकारियों का कितने प्रकार के कर थे? 25। कितने प्रकार के? बिजोलिया में कितने थे? 84। बेगू में कितने थे? 53। यहां कितने हैं? अब देखो, कभी मेंस में लिखना हो अपने को ना, मेंस में क्वेश्चन आ जाए बेगू आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए, बूंदी आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए, तो अपने को लिखना पड़ेगा कितने प्रकार के कर थे। यदि संख्या याद रहे, नंबर एग्जैक्टली याद रहे आपके कि 84 थे, 53 थे, 25 थे, तब तो लिखना। कई बार कहता वहां पे अपने को याद नहीं आता कि यार 25 थे या 32 थे, 27 थे या 53 थे, या 84 थे या 64 थे, कंफ्यूज हो जाते ना। कभी गलत नहीं लिखना। जब भी ऐसा लगे कि आपको नंबर याद नहीं आ रहे, या 84 में भी कंफ्यूज हो गया, 84 थे या नहीं थे, 84 थे या 64 थे, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज है, मत लिखो, नंबर मत लिखो। फिर अपने
घुमा के लिखने का सीधा तरीका है, लिखो अधिक से अधिक कर लिए जाते थे। इससे क्या, अगले के सामने पोल नहीं खुल रही। अगला आपके आंसर को देख लेगा, बच्चे को पता तो है कर खूब सारे थे, नंबर नहीं लिखा होगा, पर जब आप लिखते हो 64 तो उसके सामने पोल खुलती, आता नहीं है ना। इसलिए आपको लगेगा यार नंबर याद नहीं, तो लिखो किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए गए थे, अतः किसानों का उसे शोषण हो रहा था। बात तो पहुंच गई ना, जो बात पहुंचाना चाहते। तो ध्यान रखना, कभी भी नंबर गलत मत लिखना, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो अपना अधिक से अधिक बड़ा कर लेना, कोई जरूरी नहीं होता नंबर लिखने। मुझे याद है, अब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं लिखवा देता हूँ, बस इतनी सी बात है। मैं जब पढ़ता था मुझे भी याद नहीं थे, और जब पढ़ पढ़ के घुड़सवार होते हैं, अब इतने सालों से सेम सेम बात ही बोलते तो आपको याद हो ही जाती है। इन करों की वजह से हमारा यह आंदोलन शुरू होता है। 1920 के आसपास की बात है, वही आपके बिजोली आंदोलन वाले साधु सीताराम दास, क्या नाम था, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास या बूंदी के अंदर एक गांव पड़ता था डाबी। कौन सा गांव था, यहां डाबी आए, और डाबी आके और किसानों ने कहा कि साहब साधु सीताराम दास जी, आपने उधर बिजोलिया में आंदोलन करवा रखा है, बेगू में आंदोलन करवा रखा है, हमारी तरफ कब ध्यान दोगे, हमारा भी देखो भाई थोड़ा बहुत। बेगू वाला तब तक शुरू नहीं हुआ था, बेगू वाला 21 में शुरू हुआ, बिजोलिया वाला ढंग से चल रहा था। और बिजोलिया वाला अपने पीक पे, आप देखो इन दिनों में जांच आयोग बन रहे हैं, कांग्रेस के अंदर बातें उठाई जा रही है, प्रताप के अंदर इनकी खबरें छप रही थी, उनका हमारी तरफ भी देखो। तो साधु सीताराम दास सब समझदार हो गए। पिछली बार तो उन्होंने सीधा कहा था कि नानजी पटेल, ठाकरे पटेल जाओ शिकायत करके आ जाओ। इस बार कहा कि संगठन बताओ तुम्हारा कौन सा है। उनके यार संगठन तो नहीं है, तो कहा हमने संगठन बनाया उपरमाल पंच बोर्ड, तुम भी संगठन बनाओ। क्या नाम है तुम्हारे गांव का, कि गांव का नाम क्या है, तो कहा एक पंचायत बनाते हैं, इसका नाम है किसान, डाबी किसान पंचायत। क्या नाम है, तो 1920 में साधु सीताराम दास ने एक पंचायत बनाई, उसका नाम क्या था, कब बनाई, किसने बनाई, साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत बनाई। उधर किसको अध्यक्ष बनाया था उपरमाल पंच बोर्ड का, मन्ना पटेल। पूछा भाई अध्यक्ष किसको बनाए, गांव वालों ने कहा भाई हमारे एक आदमी है, इसको बना दो। बंदे का नाम था हरला भड़क। क्या नाम था, कि इसको बना दो वरना फालतू में भड़क जाएगा। तो अध्यक्ष कौन बनाया गया इसका, लिखो 1920 ईस्वी में, इन 1920 एडी, 1920 ईस्वी में 1920 एडी साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया, साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया, साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत, तथा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एंड हरला भड़क वॉज मेड इट्स प्रेसिडेंट, तथा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एंड हरला भड़क वॉज मेड इट्स प्रेसिडेंट, हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हरला भड़क वॉज मेड इट्स प्रेसिडेंट, हरला भड़क को क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब किसानों ने कहा भाई क्या किया जाए, किसानों ने दो चीजें कि भाई एक तो अपने पे चराई कर लगा दिया कि भाई गाय के चरने पे कौन कर लेता है, इन्होंने तो किस पे लगा दिया, गाय के चरने। तो आज भी इन चीजों को बुरा मानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार गांव के अंदर गोचर की जमीन होती है, और गोचर की जमीन में कोई जाके चर लेता है। फिर क्या, गाँव में कई आदमी नागे होते हैं, नागा नागा समझते हो, बदमाश, बदमाश होता है। वो क्या करते हैं कि बार गोचर पे कब्जा कर लेते हैं, कि गोचर की जमीन पे कब्जा करके, तो लोग जाके समझाते हैं कि यार गऊ का तो मत खा यार, गाय का तो मत खा कम से कम। पर अगला बंदा कहता है मेरी है जमीन, कोई नहीं गोचर, भागो यहाँ से, और हम मकान बनाएंगे, तो हम खेत जोतेंगे, अपनी फसल बोनी शुरू कर दी। अब नंगे आदमी के सामने गांव वाले बोले क्या, गांव वाले कहते धूड़, इसके पीछे धूड़ उछाड़ो, वह हो गया वो तो हो गया। खुदा ना खास्ता उस आदमी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, यंग एज में किसी की डेथ हो जाए, फसल खराब हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए उनकी, भले लोग उनके सामने नहीं बोलते पर पीछे से वैसी बात करते हैं कि गऊ की जमीन खा गयो, है ना, भगवान सब देख रहा है, गाय की जमीन खा जाओगे तो आप भी बचोगे। तो हम आज भी इस चीज को बुरा मानते, तो वो तो टाइम ही अलग था। तो लोगों ने कहा भाई गाय के चरने पे तो पैसे आज दें कल दें, तो क्या किया जाए, तो वो जमीन जहां सरकार कहती है कि टैक्स लेंगे उस पर कब्जे कर लो। तो जितने भी सरकारी चारागाह, चारागाह समझते हो, सरकारी चारागाह थे जहां पशुओं की चरने की जगह थी, जो ग्रासलैंड थी, इन सब पे क्या कर लिए गए, कब्जे कर लिए गए।
और क्या समस्या अभी हाथों हाथ अपने क्या समस्या आ रही है? का रिश्वत। तब कोई मामला होता है कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट अपने से क्या लेता है? रिश्वत। कोई मामला होता है पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस अपने से क्या लेती है? रिश्वत। का आज के बाद न तो जाएंगे पुलिस में, न जाएंगे कोर्ट में। पुलिस और कोर्ट में अपने जाएंगे नहीं, कोर्ट का बॉयकॉट है, पुलिस का अपने क्या करते हैं? बॉयकॉट। तो साहब मामला हो गया तो सुलझाएगा कौन? अपनी पंचायत। आज के बाद डाबी का मामला डाबी किसान पंचायत देखे। हमें इसके लिए पुलिस या जज के पास जाने की आवश्यकता नहीं। हम पुलिस के पास जाएंगे नहीं तो पुलिस रिश्वत कैसे लेगी? हम कोर्ट में जाएंगे नहीं तो कोर्ट हमसे रिश्वत कैसे लेगी? दो काम किए, सरकारी चारागाहों पर क्या कर लिए? कब्जे, और सरकारी न्यायालयों का क्या कर दिया? बहिष्कार। आई बात समझ? देखो, किसानों ने राजकीय चारागाहों पर अधिकार कर लिया। फार्मर्स कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। किसानों ने राजकीय चारागाहों पर अधिकार कर लिया। गवर्नमेंट कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड हो गए चारागाह, ग्रासलैंड्स। तथा न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। एंड बॉयकॉटेड कोर्ट्स, एंड बॉयकॉटेड कोर्ट्स। तथा न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। बॉयकॉटेड, बॉयकॉट करना जी। बॉयकॉटेड कोर्ट्स, न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। कोर्ट का, न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। न्यायालयों क्या कर दिया? अब एक गांव के अंदर ये खबर आई तो फिर बाकी किसानों का ये काम ठीक है। अब देखा देखी पास वाले गांवों के अंदर भी इस प्रकार की पंचायतें बनने लगी। लिखो, देखो, अन्य गांवों में भी किसान पंचायतें स्थापित की गई। अन्य गांवों में भी किसान पंचायतें स्थापित की गई। किसान पंचायत वर established in other village. किसान पंचायत वर established in other village. अन्य गांवों में भी किसान पंचायतें स्थापित की गई। अदर पंचायत वर established in other village. किसान पंचायत वर established in other village। जैसे कौन कौन से गांव थे? जैसे लिखो, बरड़, बरुंगन, और गरदड़ा। बूंदी के गांव है भाई, बरड़, बरुंगन और गरदड़ा। कौन कौन से गांव में किसान पंचायतें बनी बताओ देखिए? बूंदी, बरड़ और इन गांवों के अंदर। और पहले शुरू कहां से भी? डाबी, बाद में बरड़ में भी बन गई, बरुंगण में भी बन गई, और गरदड़ा। इसलिए बूंदी किसान आंदोलन का एक नाम ये बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ में आंदोलन बड़ा हो गया था थोड़ा, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका? बरड़ किसान आंदोलन। अब किसानों ने सभाएं करनी शुरू की। ऐसे ही एक दिन एक सभा चल रही थी डाबी गांव में। कौन से गांव में सभा चल रही? दिन था 2 अप्रैल 1923। कौन सा दिन था? 2 अप्रैल 1923। और यहां डाबी के अंदर एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था इकराम हुसैन। क्या नाम था? और इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में 2 किसान शहीद हो गए। कितने किसान शहीद हो गए? तो ये क्या कहलाया अपना? डाबी हत्याकांड। तो हेडिंग डालो, डाबी हत्याकांड, डाबी ट्रेजेडी। डाबी हत्याकांड, डाबी ट्रेजेडी। डाबी हत्याकांड, डाबी ट्रेजेडी, 2 अप्रैल 1923। तारीख लिख लो आगे। 2 अप्रैल 1923। 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने, पुलिस ऑफिसर इकराम हुसैन, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने, पुलिस ऑफिसर इकराम हुसैन, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों पर फायरिंग कर दी। ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स। किसानों पर फायरिंग कर दी, ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए। एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए। एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए। एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। नाम लिख लो किसानों के, नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर।
नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर। कौन कौन शहीद हुए नाम बताओ देखिए। नानक जी, भील और देवीलाल। नानक जी भील पर जब गोली लगी थी तो सभा चल रही थी, इनकी एक मीटिंग चल रही थी। नानक जी भील गीत गा रहे थे, झंडा गीत। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडे का कोई गीत गा रहे थे, फ्लैग सॉन्ग गा रहे थे। और उसमें फायरिंग हुई तो गीत तो बीच में रह गया। तो कोई पूछेगा झंडा गीत गाते हुए शहीद कौन हो गए थे, तो कौन हो गए थे? देख लो। इस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वॉज सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग दिस टाइम। नानक जी भील वॉज सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग दिस टाइम। इस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वॉज सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग दिस टाइम। नानक जी भील कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। माणिकलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में एक गीत बनाया था, अर्जी। कौन सा गीत बनाया था? लोगों ने कहा चलो पंछेड़े से तो बाहर आए। देखो, इनकी याद में, इन हिज मेमोरी, इनकी याद में, इन हिज मेमोरी। अगली लाइन लिख लो, इसमें लिख ले, तेरे जहां जी में वहां लिख, 5 लाइनें छोड़ के लिख। इनकी याद में, इन हिज मेमोरी, माणिकलाल वर्मा ने, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा ने, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। अर्जी नामक गीत लिखा था, रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। अर्जी नामक गीत लिखा था, रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। कौन सा गीत लिखा था? किसको, किसकी याद में? नानक जी भील की याद। ये आंदोलन, एक तो पहले लिखो नेता, आंदोलन के नेता। लीडर्स ऑफ मूवमेंट। देखो, नैनू राम शर्मा। कल एक संगठन बताया था मैंने, राजस्थान सेवा संघ, ये उसके मेंबर थे भाई। तो राजस्थान, इसका मतलब ये आंदोलन भी राजस्थान सेवा संघ वाले ही करवा रहे हैं, तो उनके मेंबर द्वारा ही चलाया जा रहा है। नारायण सिंह, और भंवरलाल सुनार। क्या क्या नाम नेताओं के बताओ देखिए। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल। ये कौन से आंदोलन के नेता है? बूंदी किसान आंदोलन कर दो, या क्या कर दो उसको, बरड़ किसान। कल मैं देखो एक बात बता रहा था आपको कि विजय सिंह पथिक बिचौली आंदोलन से अलग हो गए थे 1927। तब मैंने एक रीजन भी बताया था कि नेताओं में बन्नी बंद हो गई थी, बताया था। तो जब नेताओं में बन्नी बंद हुई ना, तो एक संगठन समाप्त हो गया, राजस्थान सेवा संघ। कौन सा संगठन टूट गया? अच्छा, आंदोलन कौन चला रहा था? राजस्थान सेवा संघ चला रहा था। राजस्थान सेवा संघ ही टूट गया तो आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। तो बूंदी किसान आंदोलन समाप्त कब हो जाता? 1927। कौन से संगठन के टूटने के कारण? याद रहेगी बात, लिखो नीचे लाइन चेंज कर लिखो, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, यह आंदोलन समाप्त हो गया था। दिस मूवमेंट वॉज एंडेड। यह आंदोलन समाप्त हो गया था। दिस मूवमेंट वॉज एंडेड। महिलाएं खूब आई थी भाई, वैसे ही चिपकानी होती है लाइन, यहां वास्तव में आई थी तो और चिपका दो।
इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। Women actively participated in this movement. इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। Women actively participated in this movement. इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। Women actively participated in this movement. 1936 के आसपास में जाके आंदोलन दोबारा शुरू होता है। इसका सेकंड फेज शुरू होता है, दूसरा चरण शुरू होता है 1936 के आसपास। लेकिन सेकंड चरण के अंदर ये आंदोलन एक नई तरफ मुड़ा, सामाजिक सुधार। किस तरफ मुड़ गया कि अपने अब समाज के अंदर क्या करेंगे, अपने सुधार करेंगे। लिखो, आप मैं समझाता हूं फिर। लिखो, 1936 ईस्वी में इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में इन 1936 एडी इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। लेकिन इस चरण में, बट इन दिस फेज, लेकिन इस चरण में, बट इन दिस फेज, यह आंदोलन सामाजिक सुधारों की तरफ मुड़ गया था। दिस मूवमेंट टर्न टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। किधर टर्न हो गया था? सामाजिक सुधारों की तरफ। दिस मूवमेंट टर्न टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। यह आंदोलन सामाजिक सुधारों की तरफ मुड़ गया था। दिस मूवमेंट टर्न टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। यह आंदोलन सामाजिक सुधारों की तरफ मुड़ गया था। किधर मुड़ गया था? और ये देखो, जल्दी उन लोगों की बात समझ में आई कि जब तक खुद के अंदर सुधार नहीं किए जाएंगे तब तक राजनीति से या टैक्स बढ़ाने की मांग को लेकर हम जो भी आंदोलन करेंगे उनके अंदर सफलता नहीं मिलेगी। पहले समाज में सुधार करने पड़ेंगे, तब समाज का पिछड़ापन क्या होगा, दूर हो। तो इन्होंने वैसे काम करने शुरू किए कि अब दहेज प्रथा को क्या किया जाए, समाप्त। मृत्यु भोज को क्या किया जाए, समाप्त। बाल विवाह जैसी चीजें, उनको क्या किया जाए, समाप्त। ऐसी चीजें आनी शुरू हो गई थी। मैं जब इस आंदोलन को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है वही जो मैं कल बात बता रहा था कि यार इतिहास कितनी चीजें सिखाता है। पिछले कुछ सालों में हमने राजस्थान के अंदर जो आंदोलन देखे, मेरी समझ विकसित होने के बाद में, कि मैं मोटे मोटे तौर पर याद करता हूं तो मुझे लगता है मुझे 99 के बाद में भारत में जो कुछ हुआ सब याद है। उससे पहले की घटनाएं तो मुझे याद नहीं, पर 99 के बाद मेरी समझ विकसित हो गई थी। मुझे आसपास के सारे घटनाक्रम का बहुत अच्छे से पता है। राजस्थान में मैंने दो बड़े मूवमेंट देखे। एक गंगानगर में किसानों ने आंदोलन किया था पानी को लेके, गढ़साना किसान आंदोलन। गढ़साना नाम की एक जगह, वहां पे रावला, गढ़साना, खाजवाला, अनूपगढ़ ऐसी तहसीलें हैं। उन तहसीलों में पानी को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था। बहुत बड़ा आंदोलन था। मुझे आज भी याद है 2005-6 के आसपास वो पूरा क्षेत्र ब्लॉक कर दिया था किसानों ने। वसुंधरा गवर्नमेंट हुआ करती थी, फायरिंग हुई थी, 27 किसान शहीद हुए थे। दूसरा बड़ा आंदोलन कोई हमने देखा तो था गुर्जरों का आरक्षण आंदोलन, किरोड़ी सिंह बैंसला वाला ना, कर्नल साहब वाला जो आंदोलन था, वो बड़ा आंदोलन चला था। कर्नल साहब एकाएक स्टार बन के सामने आए थे कि अचानक एक फौज से रिटायर्ड आदमी आता है, अपने पूरे समाज को एकजुट करता है, एकजुट करके सरकारों को झुका देता है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा था कि नॉर्मली ये होता था कि लोग सरकार से बात करने के लिए आ रहे थे। पहली बार कोई बंदा सरकार को कर रहा था कि तू पटरी पे आ जा, तू पटरी पे आएगा तो बातचीत होगी, वरना बातचीत ही। और कर्नल साहब ने एक लंबा संघर्ष किया अपने समाज के लिए। वो जितना कुछ कर सकते थे अपने जीवन में वो सब कुछ करके गए। मैं लॉकडाउन से ठीक पहले, लॉकडाउन के दौरान एक दिन अखबार पढ़ रहा था तो अखबार के अंदर एक स्टेटमेंट था कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि अब हमें समाज में सुधार करने की आवश्यकता है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि अब गुर्जर समाज को अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हमें हमारे समाज में होने वाले खर्चे को कम करना पड़ेगा, इसलिए हमें दहेज प्रथा समाप्त करनी पड़ेगी, हमें मृत्यु भोज समाप्त करने पड़ेंगे, ताकि इन पैसों को हम स्वास्थ्य और शिक्षा में लगा सके। मुझे लगा कि कर्नल साहब आंदोलन पड़ गए। एग्जैक्टली सेम गुर्जरों का आंदोलन था ये भी। पहले इनकी मांगे आर्थिक थी, हमारे टैक्स कम किए जाए, हमारे से बेकार नहीं ली जाए, लेकिन दूसरे चरण में आंदोलन किधर मुड़ गया था? सोशल रिफॉर्म की तरफ। सेम एग्जैक्टली। आरक्षण आंदोलन पहले राजनीतिक है, सरकार से मांग की जा रही है कि हमारे में ये दिया जाए, हमें ये दिया जाए, लेकिन सेकंड फेज के अंदर कर्नल साहब कह रहे थे, या दूसरा चरण उसका शुरू हुआ तब वो कह रहे थे कि हमें समाज में क्या करने की आवश्यकता है? सुधार करने की आवश्यकता है। और किसी भी समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यकता सुधारों की है। भारत में जब तक कोई भी समाज अपने अंदर सुधार नहीं करेगा तब तक सरकारों के भरोसे कुछ भी होना जाना। यदि हम ये सोचें कि सरकारें हमें कुछ भी दे के और
हमें आगे बढ़ा देगी, तो ये शायद गलत फहमियां ही है। थोड़ा बहुत पुश जरूर मिल सकता है, बाकी सरकारों के भरोसे ये चीजें नहीं। और आप कभी नोटिस करना अपने आप आसपास में, वे समाज जिनके अंदर सुधार हो गए वो कभी कोई मांग ही नहीं करते। वो सरकार चला रहे हैं, सरकार उनकी मुट्ठी में, जिन्होंने सुधार कर लिया। मैं अक्सर कई बार कहता हूं कि आईएएस का जब रिजल्ट आता ना, तब आप सरनेम चेक किया करो थोड़े से। सरनेम मिलेंगे गुप्ता, मल्होत्रा, सिंघानिया, चोपड़ा, सक्सेना, ऐसे खूब सारे सरनेम मिलेंगे आपको। कि मतलब आईएएस वाला जनरल की जो जीती सीटें होंगी वो सारी यही खा जाते हैं। गुप्ता, सक्सेना, मल्होत्रा ऐसे खूब लगेंगे उसके अंदर। पर उसका एक दूसरा पक्ष भी है कि गुप्ता, सक्सेना, मल्होत्रा किसी के घर में यदि हम चले जाएं तो उनके घर में ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिलेगा जिसने पीएचडी ना कर रखी हो, जिसने एमफिल ना कर रखी हो, जो डबल एमए ना कर रखा हो। अपने पूरे गांव में ढूंढने पड़ते हैं कि बीए कितने लोगों ने की, है ना। तो वो उधर, और वो आज से नहीं, कई पीढ़ियों से वो पढ़ रहे हैं तो नौकरियों के अंदर लग रहे हैं, नौकरियों के अंदर लग रहे हैं। तो आज दिन तक मैंने कभी नहीं सुना कि सक्सेनाओं ने मीटिंग की और मीटिंग करके कहा कि यदि भाजपा ने हमें 3 टिकट नहीं दिए तो भाजपा को वोट नहीं देंगे। मल्होत्राओं ने मीटिंग की और मल्होत्राओं ने कहा कि यदि कांग्रेस ने हमें टिकट नहीं दिए तो कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि कभी सक्सेना मल्होत्रा पटरी पे जाके बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमें आरक्षण दिया जाए या हमें ये कर देंगे। ऐसी कोई डिमांड नहीं करते, जबकि अपने बाकी सारे समाज इस प्रकार की डिमांड के अंदर लगे रहते हैं। हमें उन लोगों से सीख लेना चाहिए कि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं, पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ गए, केवल एजुकेशन है उनके पास, भारत को चलाते हैं। सारे आईएएस ही वही है यार। अपने एक आधा आईएएस लगा होता है, कोई समाज का एक आधा आईएएस हर साल सेलेक्ट होता है, उसके भी होर्डिंग लगा देते हैं, है ना। नव चयनित आईएएस के, नव चयनित आरएस बनने पर हृदय की अनंतिम गहराइयों से हार्दिक स्वागत किया जाता है। और उसके क्या यूं बड़े बड़े अपने समारोह कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, फूल मालाएं हैं। गुप्ते सक्सेने पता नहीं कितने लग गए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उधर। और कभी मैं हमेशा एक समाज देखता हूं, पारसी, एक समुदाय है भारत में पारसी। मैंने शायद पहले भी कभी बताई होगी आपको बात। पारसी ईरान से आए थे, ईरान देश है, ईरान। इंग्लिश वाले ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इंग्लिश वाले आज भी ईरान को बोलते हैं पर्सिया, इंग्लिश में पर्सिया बोलते हो, बे ऑफ पर्सिया ही कहते हो आप उसको, फारस की खाड़ी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फारस में वहां पर पारसी धर्म के लोग रहा करते, सूर्य भगवान की पूजा करने वाला एक धर्म था। अचानक वहां पर एक नया धर्म आ गया, इस्लाम। दोनों धर्मों में क्लेश हुआ, राजा इस्लाम का बन गया, इसलिए पारसी या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए या देश छोड़ के चले गए, या इधर उधर उनके साथ जो भी होना था हो आ गया। कुछ एक पारसी थे, 26-27 पारसियों की एक टीम थी, वो वहां से एक नाव में बैठती है, फारस की खाड़ी क्रॉस करती है, अरब सागर में आगे गुजरात आ जाती है। गुजरात के राजा को आगे पारसियों ने कहा कि यार हमें अंदर आने की जगह दे। गुजरात के राजा ने उनके पास में एक दूध का भरा हुआ गिलास भेजा, जिसका मतलब था कि जगह नहीं है, गिलास भरा हुआ है, तुम अंदर आओगे तो बिठाएंगे कहाँ। पारसियों का सरदार बड़ा समझदार था, उनका नेता बड़ा समझदार था, उसने दूध में चीनी मिला के वापस भेजी कि जैसे दूध भरे हुए गिलास में चीनी मिला दी जाए दूध के अंदर तो भी उसका दूध बाहर नहीं आता है, बल्कि दूध मीठा हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो भीड़ नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे समाज को अच्छा कर देंगे। गुजरात के राजा को बड़ा पसंद आया, गुजरात राजा ने कहा अंदर आ जाओ। उन पारसियों को अपने गुजरात के अंदर रख लिया यहाँ पे। आप सोचिए एक समुदाय जो बाहर से भाग के आया, जो बेचारे जब भागे थे अब उनके पास चप्पलों के अलावा कुछ भी नहीं था, जो पहने हुए कपड़े थे वही लेके आए थे, यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद जो उनको कामकाज मिला वो कामकाज किए। इसलिए पारसियों की कभी जातियां देखिए आप, जातियां बड़ी अजीब है, क्योंकि भारत वो देश है जिसमें सबकी जाति है। भारत में बिना जाति का कोई आदमी नहीं है। जातियां केवल भारत में, और कहीं भी जातियां नहीं होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में जातियां थी, बाकी धर्मों में जातियां थी नहीं। पर भारत में कोई दूसरा धर्म भी आया तो उसको जातियां बनानी पड़ी, क्योंकि जाति भारत का वो सच है जो कभी नहीं जाती, है ना। मतलब इस्लाम, ईसाई ये कहते हैं कि हम वो धर्म है जिनमें सब बराबर है, जिनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। पर यहाँ अपने किसी मुसलमान से भी पूछते हैं तुम्हारी जात क्या है, किसी ईसाई से भी पूछ लेते तुम्हारी जाति क्या है। तो हमने पारसियों से भी पूछा कि पारसियों तुम्हारी जाति क्या है, पारसियों का जाति क्या होती। हम पारसी, अरे ना ना बामण बाणी है क्या हो, एग्जैक्टली बताओ, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। फिर पारसियों ने जातियां बनाई। तो कभी आप पारसियों के सरनेम देखना, जो बेचारा टायर का काम करता था उसका नाम है टायर वाला, जिसने स्क्रू कसने का काम किया उसका नाम है स्क्रू वाला, बाटली वाला, दारू वाला, जो जैसे का बैंकर, मिस्त्री, इंजीनियर, ऐसी ऐसी जातियां बनी। पर वो पढ़े बेचारे, खूब पढ़े, यहाँ पे आगे पढ़े, बिजनेस के अंदर पैसा कमाया उन्होंने, बिजनेस कमाया। मैं यदि आज ये कहूं ना भारत को पारसी चलाते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। पारसी इतने पावरफुल है हमारे देश के अंदर। और पढ़ाई क्या सिखाती है देखो,
पारसी एकमात्र धर्म है जिसकी जनसंख्या कम होती जा रही है। भारत में बाकी सारे धर्मों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बावजूद सुबह सुबह व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, नहीं के बच्चे पैदा तो हो जाएंगे थोड़े दिनों में कम, 2070 तक अपनी जनसंख्या घट जाएगी, इसलिए 11 आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। बंदा 11 को फॉरवर्ड करता है, वापस सोचता है कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं मैं कैसे योगदान दे सकता हूं। पारसी एकमात्र धर्म है जिसमें इतनी इंटरकास्ट होने लग गई कि लड़कियां तो सारी कर गई इंटरकास्ट उनकी, तो उनके लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, क्योंकि अपने वाली लड़कियां उनसे कर नहीं रही, उन वाली लड़कियों को अपने लेके आ गए, तो पारसी लड़के बेचारे कुंवारे ही बैठे हैं, इसलिए पारसियों की संख्या हो रही है कम। और फिर उन्होंने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। क्या करने हैं बच्चे पैदा करके, 2 हैं ठीक है, लाइफ जियो और मर जाओ, हुआ उसके बाद में आगे टाबर जाम के और छोड़ जाओ, नहीं करने अपने। इसलिए सरकार योजना चलाती है जियो पारसी कि पारसियों तुम टाबर पैदा करो, बाकी अपने को सरकार कहती प्लीज होल्ड, थोड़ा ध्यान रखो रे, कहां बिठाएंगे इतने लोगों को, थोड़ा रुक जाओ तुम, पर अपने का नहीं वैसा, ये दिन दूने रात चौगने आने चाहिए, टावरों में कोई भी कमी आने। भारत का सर्वाधिक पैसे वाला धर्म पारसी, भारत में सबसे एजुकेटेड धर्म पारसी, जनसंख्या के मामले में कंट्रोल्ड कोई धर्म पारसी, देश चलाते हैं रतन टाटा पारसी है, टाटा, और उतने देशभक्त पूरी तरीके से। मुझे तो और खूब अच्छे कि 71 का वॉर जिताने वाले भारत के जो जनरल थे सेम मानेकशॉ पारसी थे, कभी बॉम्बे के कमिश्नर हुआ करते जैकब पारसी हुआ करते थे। तो पारसियों का वो कितना बड़ा योगदान है, और मैंने आज दिन तक नहीं सुना कि पारसियों ने की मीटिंग और कहा कि भारत में यदि हमें 5 लोकसभा की टिकट नहीं मिली तो हम ये कर देंगे, या उन्होंने भाजपा को धमकी दी कि वोट लेने हैं तो हमें टिकट देने पड़ेंगे। उनको पता है टिकट मिले नहीं मिले, ये जितने एमपी एमएलए चंदा अपने से लेंगे, तो जानते हैं कि भाजपा टिकट दे या कांग्रेस टिकट ना दे, ये सब धोख अपने लगाएंगे, जनता के सामने कुछ ही करो अपने कमरे में दंडवत प्रणाम करेंगे, रिपिया तेरी तिखीदार कट गए मुंशी थानेदार। ये पारसियों से सीखा जाए। तो आज भी पारसी गुप्ता सक्सेना ये इतना कुछ सिखाते हैं कि जिन धर्मों में सुधार हो जाते हैं, पर इनमें देखिए आप सुधार मिलेंगे, गर्ल्स सारी की सारी पढ़ी लिखी मिलेगी, एजुकेटेड महिला, तभी तो इंटरकास्ट वगैरह होने लगे। अपने तो अभी तक सोच ही नहीं पा रहे हैं उस दिशा में। पहली बात तो एजुकेशन ही नहीं, तो वहां तक कैसे सोचेंगे, वहां तक जा ही नहीं पाएंगे। एजुकेशन बहुत कुछ सिखाती है। तो मुझे कर्नल साहब का स्टेटमेंट सुनकर उस दिन बड़ा अच्छा लगा, यार एजुकेटेड कोई बंदा आता तो अपने समाज को किस दिशा में लेके जा सकता है। जल्दी चले गए, ऊपर चले गए, वो स्वर्गवासी हो गए, पर शायद वो रहते तो संभवतः उस दिशा में और प्रयास करते। और मुझे तो हमेशा मेरे जो गुर्जर दोस्त वगैरह, मैं हमेशा कहता हूँ यार उस सीख को माना जाए उनकी, कि वो समाज में सुधार करने के प्रयास कर रहे थे। सेकंड फेज उनका कंप्लीट नहीं हो पाया होगा कोरोना की वजह से, बाद में उनकी खुद की स्वास्थ्य खराब हो गया था, लेकिन वो यदि रहते तो शायद इस दिशा में और प्रयास करते। तो मैं जब आज एग्जाम्पल आपको सक्सेना गुप्ता का दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल और दिया जाता, पर ये सिखाता है कि उस समय 1936 में भी इस प्रकार की चीजें थी, तो आज भी इन चीजों की आवश्यकता है। तब भी समाज में सुधार के बिना वो जानते थे कि समाज आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जैक्टली सेम आज है, जब तक पढ़ाई नहीं कुछ ही नहीं। आई बात समझ में? इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था दूसरे फेज के अंदर, लिखो हिंडोली सम्मेलन। हिंडोली बूंदी में गांव पड़ता है ना, हाँ तहसील है भाई। हिंडोली सम्मेलन, हिंडोली कॉन्फ्रेंस, 5 अक्टूबर 1936। हिंडोली कॉन्फ्रेंस कब बुलाई गई? हिंडोली कॉन्फ्रेंस 5 अक्टूबर 1936। यहां पर एक मंदिर था भाई, मंदिर का नाम है हुडेश्वर। क्या नाम मंदिर का? बताओ दे, गणेश जी का है विष्णु भगवान का है? पक्का? आपको क्या पता महादेव जी का है? जिसमें विशेष स्वर लगे ये मंदिर किसके होंगे? तो ये हुडेश्वर मंदिर के अंदर एक मीटिंग हुई, लगभग 500 किसान इकट्ठे हुए। कितने किसान इकट्ठे हुए? मीणा और गुर्जर दोनों किसान थे भाई। लिखो, हुडेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। हुडेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड एट हुडेश्वर टेम्पल। हुडेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड एट हुडेश्वर टेम्पल।
बृहदेश्वर मंदिर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 500 गुर्जर तथा मीणा किसानों ने भाग लिया था। 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स ज्वाइंड इट। इसमें 500 गुर्जर तथा मीणा किसानों ने भाग लिया था। 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स ज्वाइंड इट। इसमें 500 गुर्जर तथा मीणा किसानों ने भाग लिया था। 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स ज्वाइंड इट। ये भाई आपका बूंदी किसान आंदोलन है ना। अगला लिखो अलवर किसान आंदोलन। अलवर पीजेंट मूवमेंट। सुनो देखो, अलवर में 2 किसान आंदोलन हुए, सुन लेना एक बार, बाद में लिख लेंगे। एक किसान आंदोलन का नाम है निमूचना। क्या नाम है? निमूचना किसान आंदोलन। एक किसान आंदोलन का नाम है मेव किसान आंदोलन। कौन सा है? निमूचना किसान आंदोलन करने वाले किसान थे। जो निमूचना किसान आंदोलन जिस क्षेत्र में हुआ था, उस क्षेत्र का 2 जगह है। एक जगह नाम है बानसूर, एक जगह नाम है थानागाजी। कौन कौन से इलाकों में हुआ? बानसूर और निमूचना में तो एक बड़ी घटना हो गई थी, इसलिए नाम इसका निमूचना किसान आंदोलन हो गया। बाकी बेसिकली कौन कौन से 2 इलाकों में हो रहा था? यहां जिन किसानों ने आंदोलन किया था वो किसान थे राजपूत। कौन से किसानों ने किया? जैसे बिजोली और बेगू कौन से किसानों ने किया? धाकड़। बूंदी वाला किसने किया? गुर्जर। निमुचना वाला किसने किया? राज। मेव किसान आंदोलन मेवात क्षेत्र में हुआ। कौन से क्षेत्र में? मेवात में कुछ इलाके, जैसे कभी आपने नाम सुने हो तो रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, अलवर के तहसीलें हैं भाई ये। किशनगढ़, ये तो याद हो ही जाएंगे तो, राम लक्ष्मण किशन। एक जगह नाम याद करना, तिजारा। कौन सी जगह? वैसे ये भी याद हो जाएगी, मैं करवा दूं। यहां जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो किसान ही मेव किसान थे। कौन किसान थे? अलवर में कितने किसान आंदोलन हुए? 2। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? निमुचना कौन से क्षेत्रों में? ये कौन से क्षेत्र में? मेवात। मेवात में कौन कौन से आते हैं? रामगढ़, लिख। कौन से किसानों ने? कौन से किसानों? ऐसे उतार लोगे, अलग अलग लाइनें लिखो, 2-2 नाव पूतो पढ़ो, फटाफट उतारो। उतार लिया? उतार लो, फिर एक एक पढ़ लेंगे अलग अलग अपने। उतार लिया? पढ़ाऊं एक एक? पहले लिखो निमुचना किसान आंदोलन, ए बी लगा लेना। अलवर वाले में दोनों पढ़ लेते हैं लगे। देखो निमुचना किसान आंदोलन। अब ये तो नहीं बताना ना कौन कौन से इलाकों में हुआ था, ये भी नहीं बताना कि कौन से किसानों ने किया था।
दो बातें तो अपने को बताइए। नीमूचना किसान आंदोलन, नीमूचना जगह का नाम है। सीधे कारण पे आ जाए, लिखो कारण, आंदोलन के कारण। उन्नीस सौ 24 के आसपास की बात है। अलवर में एक महाराजा वे जय सिंह। कौन से महाराजा वे? उन्होंने दो किसानों पर कर बढ़ा दिए, एक तो राजपूत किसानों पर और एक ब्राह्मण किसानों पर। कौन कौन से किसानों पर? 40% कर बढ़ा दिए। कितने परसेंट? लिखो, आप मैं बताता हूं क्या बात थी। एक नंबर लगा के लिखो। 1924 ईस्वी में, इन 1924 रेडी, 1924 ईस्वी में, इन 1924 रेडी, अलवर महाराजा जयसिंह ने, अलवर महाराजा जयसिंह, अलवर महाराजा जयसिंह ने, अलवर महाराजा जयसिंह, जयसिंह ने राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। रेस्ट 40% टैक्सेस ऑन राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स। राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। रेस्ट 40% टैक्सेस ऑन राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स। राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। रेस्ट 40% टैक्सेस ऑन राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स। राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। किसने? हुआ क्या था देखो, सुनना। पहले जब अपने राजाओं की व्यवस्था थी तो इन दोनों जातियों के किसानों से टैक्स कम लेते थे। कौन कौन से दो किसानों से कम कर लिया जाता? राजपूत किसानों से भी कम लेते और ब्राह्मण किसानों से भी कम। क्या रीजन था देखो। ब्राह्मणों वाले मामले में तो यह था कि ब्राह्मण पहली बात तो खेती करते ही नहीं थे, बहुत रेयर परसेंटेज था जो ब्राह्मण खेती के अंदर लगे हुए थे। वो करते भी थे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण थोड़ी धार्मिक स्थिति में उच्च माने जाते थे। बस धार्मिक क्रियाकलाप सारे कौन करवाते थे? ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मणों से पैसे लेने को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता था। मैं तो कहता हूं अब भी गांव के अंदर है ना, कि मतलब कोई आदमी किसी के पैसे खा गया, कोई पैसे खा जाता, भाई मैंने किसी को पैसे दिए, उसने मेरे पैसे दिए नहीं वापस, ऐसे किसी ब्राह्मण के पैसे खा जाए तो गांव वाले कह देते हैं ब्राह्मण का खा गयो, कीड़ा पड़सी। मेरे खा जाए उसमें कुछ नहीं, ब्राह्मण के खा गए तो उसमें अगले की कीड़े पड़ने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो ब्राह्मण धार्मिक स्थिति में उच्च माने ही जाते थे, इसलिए ब्राह्मणों से कर क्या लिया जाता था? कम। राजपूतों से भी कर कम लिया जाता। उसका रीजन ये था कि राजपूत सारे फौज में थे। राजपूत सारे किसमें थे? मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूं। अभी अपने फौजी होते हैं, उनको कैंटीन की सुविधा होती है। कैंटीन में क्या होता है? सामान क्या मिलता है? सस्ता। तो मास्टरों को तो नहीं देते, डॉक्टरों को तो नहीं देते हैं। आप आरएस लग जाओगे, आप तो अधिकारी हो गए, आपको तो नहीं मिलेगा, फौजियों को तो मिल रहा है। क्योंकि ऐसा माना गया कि यार फौजी 24 घंटे काम कर रहा है और 24 घंटे जितना वो काम करता है उतनी उसे तनख्वाह मिलती, तो कहीं ना कहीं तो पूर्ति करो यार। वरना एक मास्टर की तनख्वाह और एक फौजी की तनख्वाह तो बराबर है। मार साहब 6 घंटे जाके आते हैं, क्या करके आते हैं वो आप और मैं सब जानते हैं। बाद में गांव में आके शाम को पंचायती भी कर लेते हैं आराम से। अपने गांव में पोस्टिंग है, आसपास में कई पोस्टिंग है, कम से कम राज्य में तो बैठा है, शांतिपूर्ण इलाकों में बैठा है। फौजी कश्मीर खड़ा है, रात दिन कब ड्यूटी है इसका भी कुछ भी पता, कब एक गोली आके आपका जीवन तमाम कर जाएगी इस बात का भी पता, तनख्वाह वो भी उतनी ले रहा है। तो फिर कहा गया इसको यार कुछ तो ऐसा दो ताकि इसको लगे कि मैं जो काम कर रहा हूं तो देश में रेस्पेक्ट तो कर रहा है, तो इसको क्या दे दी जाए? कैंटीन की सुविधा। एग्जैक्टली सेम था। आज इसको आप कैंटीन बोलते हो, उस समय कह दिया भाई छूट है, टैक्स में ही छूट है, टैक्स तुमसे क्या लिया जाएगा? कम लिया जाएगा। तो राजपूत किसानों से बाकी किसानों की अपेक्षा कर क्या लिया करते? कम, क्योंकि राजपूत किस में थे? सेना के। अलवर महाराजा जयसिंह ने इन दोनों पे टैक्स बढ़ा दिया और अचानक 40%। 40% बहुत ज्यादा हो जाता ना। मतलब पहले टैक्स था 100 रुपए, अब अचानक कर दिया 140। ये तो क्या आप बढ़ाते हो? 105, 107, है ना, 108, जैसे मोदी जी ने आके किया। पहले क्या पेट्रोल के डीजल के भाव वैसे बढ़ते थे कि अचानक कभी आता कि पेट्रोल के भाव 4 रुपए बढ़े और लोग जो 4 बढ़ गए, 4 बढ़े, ये क्या तरीका, 4 रुपए एक साथ बढ़ा दिए। फिर मोदी जी इनका ऐसे बढ़ाएंगे नहीं, डेली बढ़ेंगे। तो पेट्रोल के भाव 15 पैसे बढ़े, पेट्रोल के भाव 30 पैसे बढ़े, यूं महीने वाले दिन पता चलता है कि 8 रुपए बढ़ गए। पर डेली थोड़े थोड़े बढ़ते हैं इसलिए अपने को फील होता, और अचानक बढ़ा देते तो फील होता है। तो अलवर महाराजा जयसिंह ने अचानक बढ़ा दिए। राजपूत किसान ज्यादा थे, ब्राह्मण किसान थे भी कम थोड़े, तो राजपूत किसानों ने इसका क्या कर दिया? विरोध।
अचानक आप इतने सारे कर हमारे कैसे बढ़ा सकते हो? स्वाभाविक सी बात है, किसी पे भी बढ़ेंगे तो विरोध कर जाएंगे, इसलिए यहां पर भी विरोध हो गया। अगली समस्या क्या थी? दूसरी लिखो आप, फिर मैं बताता हूं। लेकिन जंगली सुअरों की समस्या, यहां पे कारण बड़े अलग अलग से हैं। प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोअर, जंगली सुअरों की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोअर, जंगली सुअरों की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोअर। जंगली सुअर राजतंत्रों के दौर में, जब राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था, जंगली सुअर का शिकार बहुत अच्छा माना जाता। और राजा महाराजा अक्सर जंगली सुअर के शिकार पे जाया करते थे, मांस बनाया करते, उसका खाया करते थे। तो जंगली सुअर के शिकार को अच्छा मानते थे। जंगली सुअर बहुत शक्तिशाली जानवर होता है। मतलब आप राजस्थान की यदि कहानियां पढ़ेंगे, यदि आपको किसी को राजस्थानी भाषा आती हो तो आप राजस्थान की कहानियां पढ़ के देखना। उन कहानियों के अंदर मतलब जंगली सुअर की इतनी तारीफें हैं जिसकी हद नहीं। क्यों यूं बताया गया जंगली सुअर से शक्तिशाली तो कोई जानवर होता ही, और वास्तव में ताकतवर होता भी। एक तो जंगली सुअर की क्या है, आगे दांत होता है, एक एकल एकल दांत निकला हुआ होता है। तो कहते जंगली सुअर में इतनी ताकत होती है कि जब जंगली सुअर का पहले शिकार करने जाते तो 15 लोग एक साथ मिलके जाते, सिंगल आदमी जाए तो जंगली सुअर उसको मार दे। कितना ताकतवर होता है कि घोड़े के नीचे यदि यहां लगा दे, वो अपना दांत लगा दे तो घोड़े को उछाल दे, ऊपर से फेंक देता, शक्तिशाली होता है। भालों से शिकार करते तो कि 2-4 भाले लगते, तब तक तो जंगली सुअर मरता ही नहीं था। 15-20 लोग घेर घार कर भाले मार मुर के, तलवारें मार मुर के उसको मारा करते थे। और अपने कहानियां तो वैसी है कि एक बार कोई पहाड़ों के अंदर एक राजकुमार था, और राजकुमार को शौक लगा, नया नया शिकार करना सीखा, और राजकुमार ने अपने 15-20 दोस्तों की टोली इकट्ठी की और डेली शाम को चलो जंगली सुअर का शिकार करने चलते हैं। और उसने पहाड़ में जितने जंगली सुअर थे सारे मार दिए। फाइनली एक जोड़ा बचा, सुअर और उसकी पत्नी। अपने राजस्थानी भाषा में सुअर की पत्नी को बोलते हैं भूंडण। क्या बोलते हैं? अरे ये भी राजस्थानी भाषा की खूबसूरती है, अपने हर चीज के लिए शब्द है। मैं हमेशा हंसता हूं कि यार हिंदी में ऊंट, ऊंट की पत्नी तो ऊंटनी, हम राजस्थानी में कहते हैं सांड, हमारे शब्द अलग है। वहां पे गाय, गाय का पति बेल, भैंस, भैंस का पति वो भी बेल, हमारे अलग अलग है। गाय का है तो गोदो, भैंस का है तो पाडो। वहां गाय का बच्चा बछड़ा, भैंस का बच्चा भी बछड़ा, हमारे अलग है। गाय का बच्चा टोकड़ियो, भैंस का बच्चा तो पाडियो, हमारे उधर अलग अलग शब्द है इसे। या हिंदी वाले कहते हैं कुत्ते का बच्चा कि पिल्ला, बिल्ली का बच्चा कि पिल्ला, हमारे है कि कुत्ते का बच्चा कुकरियो, बिल्ली का बच्चा के मिनियो, अलग शब्द है उसके लिए, है ना। तो अपने, मैं हमेशा कहता हूं भेड़ का पति हिंदी वालों के लिए कोई शब्द नहीं, भेड़ का पति हिंदी वाले कहेंगे नर भेड़, अपने कहते हैं मिंडो, घेटो। सुअर की पत्नी उनके लिए शब्द है मादा सुअर, अपने है। एक जोड़ा बचा, सुअर और उसकी भूंडन। तो एक दिन राजकुमार उस गुफा के पास आ गया जहां पर सुअर और भूंडन बैठे हुए थे, और राजकुमार के भाले बाहर पल पड़ा, एकदम भालों की ठोकरें सुनने लगी। और उस भूंडन ने अपने पति सुअर को कहा कि आगे वाले गेट पे राजकुमार खड़ा है, 15-20 साथियों को लेके खड़ा है, अपनी पूरी टोली मर गई, सारे सुअरों को मार दिया, आज अपनी गिरह है, पीछे वाले रास्ते से भाग जाते हैं, पीछे एक रास्ता से निकल जाते हैं। उस सुअर ने अपनी पत्नी की तरफ बड़े क्रोधित नजरों से देखा, उन्होंने कहा शर्म नहीं है तुझे? मैं अपने पूर्वजों के ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा कि डर के मारे भाग गया था, कि मगरो छोड़ू हूं नहीं। मगरा मतलब होता है पहाड़, मगरा किसको कहते हैं? कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, मैं मगरा नहीं छोड़ू। भूंडन मत बिलमाए, हे भूंडन मेरे को राजी करने की कोशिश मत कर, मैं इस पहाड़ को छोड़कर कहीं भी सेला टकरा झेल स्यूं। सेल मतलब होता है भाला, सेल मतलब क्या होता है? सेला टकरा झेल स्यूं, भालों की टकरे झेल लूंगा, भाजिया वंश लजाए। यदि मैं भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि सुअर होकर भाग गया था। तो मतलब अपने सुअर की वैसी तारीफें हैं। तो जंगली सुअर ताकतवर जानवर होता, जंगली सुअर का शिकार करने के लिए इतने इतने लोग जाते। राजा जयसिंह को जंगली सुअर पालने का शौक लगा, और राजा जयसिंह ने खूब सारे जंगली सुअर पाल लिए। कोई बात नहीं, राजा की इच्छा है, सुअर पालो, शेर पालो, आपकी इच्छा है, क्या करें हम उसमें। पर उन जंगली सुअरों को क्या खिलाएं? तो शाम को उन जंगली सुअरों को बाड़ों से निकाला जाता कि खेतों में जाके चर के आ जाएंगे। जंगली सुअर के साथ एक और समस्या है, आपके खेत में हिरण घुस गए, मान लो हिरण घुस गए, तो पहली बात तो यदि हिरण घुसे और आप यदि खेत के अंदर हो और आपने पैर भी पटके तो लाठी वाठी तो हिरण भाग जाएंगे, डरपोक जानवर होता है, भाग जाएगा। मान लो आप नहीं हो खेत के अंदर और हिरण पूरे खेत में से निकल गए,
तो आप सुबह जाओगे तो आपको यूं मिलेगा कि बीच में से यहां से कुछ खा गए, यहां से कुछ खा गए, यहां से कुछ खा गए, यूं बीच बीच में से फसल खराब हुई सी आपको मिलेगी। सुअर यदि आपके खेत में घुस गया तो पहली बात तो यदि आप उसको डराने के लिए गए तो सामने आएगा और मार दे आपको, सिंगल आदमी को तो मार दे सुअर, यदि हथियार नहीं है आपके पास तो। और यदि आप नहीं हो और सुअर यदि पूरी रात खेत में रह गया तो सुबह यह भी नहीं पता चलेगा फसल बोई थी, पूरा गैस साफ कर देगा सुअर। इसलिए जनता बड़ी परेशान थी। तो राजपूत किसान उनके क्षेत्रों के अंदर ये सुअरों वाली समस्या थी। उन्होंने जाके राजा को कहा कि राजा या तो अपने सुअरों को बांध या हमें हथियार का लाइसेंस दे कि हमारे खेत में आएंगे तो मारेंगे। राजा ने कहा न तो बंधेंगे ना तुम्हें क्या मिलेंगे। तो जनता इससे परेशान थी कि सुअर हमारे खेतों को खराब कर देते हैं, राजा इन पे कोई भी प्रतिबंध लगाता। तीसरी समस्या बेगार, बेगार वाली समस्या सब जगह थी, देखो बेगार। भारत में सबसे अधिक हमले जंगली हमले सुअरों के होते भारत में सबसे अधिक। ये तो नहीं पढ़ा मैंने कहीं। कैसे कैसे हमले, मतलब मैं समझा नहीं, किस पे हमले? जंगली जानवरों द्वारा किए गए हमले, मनुष्य पर हमले। हो सकता है ऐसा कोई डाटा मैंने पढ़ा नहीं। यही होते हैं गांव के आसपास तो कर देते होंगे भाई, बाकी जंगली जानवर तो इतने होते भी नहीं। या तो मेरा गांव में जंगली जानवर के नाम पे सुना हुआ है सुअर, या सुनते थे नार। नार, जहां भेड़ पालन ज्यादा होता ना वहां नार आते थे। और मैं छोटा था तब मेरे को अब भी याद आता है कि घर के बाहर नहीं सोते थे कि नार उठा ले जा। अब वो नार कैसा होता है, कैसे उठा के लेके जाता है भगवान जाने। पर हम छोटे थे तब मेरे पापा टीचर है तो पापा की पोस्टिंग ठेठ एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे रही। हमसे 8 किलोमीटर आगे पाकिस्तान था। तो मुस्लिम सिंधी मुसलमानों का गांव था, भेड़े रखते हो, खूब सारी पशुपालन करते। तो अक्सर हम सुनते कि रात को नार आया था और भेड़ उठा के ले गया। तो ये तो नार के हमले सुने थे, यार सुअर के तो तुम कह रहे तो हो सकता है यार सुअर ज्यादा हमला करता होगा। हाँ, तो तीसरी समस्या कौन सी होगी? देख लिखो, आंदोलन के नेता। ये 2-3 बातें लिखनी। आंदोलन के नेता, बताओ, देख नाम बोलो, क्या क्या नाम है? माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह और गोविंद सिंह। दोबारा बोलो नाम। अच्छा, कारणों में एक कारण और लिख लो। देखो मेरे एक और याद है, एक और लिख लो, सुनना। देखो ब्राह्मणों से जुड़ी हुई चीज है, इधर मैं बता देता हूं। पहले मंदिरों को राजा महाराजा जमीन दान में देते। इस जमीन को बोलते माफी भूमि। कौन सी भूमि? ऐसी जमीन जहां से टैक्स ना लिया जाए, वो क्या होगी? माफी। जिसका कर क्या कर दिया? माफ। भाई किसी स्टूडेंट की फीस माफ हो गई तो माफी स्टूडेंट है। तो किसी भूमि का टैक्स माफ कर दिया तो भूमि कैसी होगी? माफी। राजा जयसिंह ने ऐसी जो भी माफी भूमि थी, माफी भूमि ज्यादातर मिलती या तो ब्राह्मणों को या मंदिर को। धार्मिक मामलों में देते, मंदिर के नाम राजा ने जमीन कर दी। साहब ये जमीन है, इससे मैं आज के बाद टैक्स ही नहीं लू। ये फलाने पंडित जी, इनको मैं इतनी जमीन देता हूँ, यहां से मैं टैक्स ही नहीं लू। राजा जयसिंह ने जमीन जब्त कर ली कि माफी भूमि यही नहीं, सबको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो लोग इससे भी नाराज थे, यार माफी भूमि खा गए आप। तो एक कारण और लिख लो, माफी भूमि को जब्त कर लिया गया था। माफी लैंड वो सीज कर लिया उसको। माफी भूमि को जब्त कर लिया गया था। माफी लैंड वो सीज कर लिया था, सीज कर दिया था उसको। माफी भूमि को जब्त कर लिया गया था। नेता कौन कौन है वापस बताओ, देखे नाम। माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह और कल पढ़ेंगे बाकी।